गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका बहुत स्वागत करता हूं बच्चों, और आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निरंतर बताता आ रहा हूं कि हम लोग आपके लिए पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो बच्चों, तो इस आशा के साथ कि आप लोग रेडी हैं, चलिए अब पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जल्दी जल्दी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितना हो सके बताइए अपने मित्रों को कि भैया ज्वाइन करो क्लास को, क्योंकि अब शुरू हो गया है, आपकी तैयारी का वक्त आ चुका है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेते हुए। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो ऑप्टिकल डिस्क में बच्चों यूज की जाती है। चलिए शिवानी जी, आपके भी रिक्वेस्ट का प्रयास होगा। कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो ऑप्टिकल डिस्क में बच्चों यूज की जाती है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑप्टिकल डिस्क जो कि लाइट सोर्स के माध्यम से डेटा को रीड और राइट करने में यूज होती है, वहां पर आपका बच्चों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कोई टेक्नोलॉजी, राहुल वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी मेरे बच्चों। यहां पर काम आएगा तुम्हारा लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर एक प्रकार का लाइट सोर्स है, एक प्रकार का नहीं, ये लाइट सोर्स है ही, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को रीड या राइट करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। तो होपफुली आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। दर्शिका श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आइए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने रिस्पांस कर दिया है शिवानी जी, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। रिस्पॉन्ड मैं जरूर करता हूं आप हमारे प्यारे विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सी वो डिवाइस है जो सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करती है? ध्यान से देखिएगा, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी या मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, पहला पेपर है, बहुत कठिन नहीं लगाया। कल से स्टैंडर्ड और अच्छा होगा, इसका वादा है आपसे। कल से और बेटर तरीके से आपके सामने लेके आएंगे बच्चों। लेकिन ये पेपर बहुत जरूरी है बेसिक फंडामेंटल की तैयारी के लिए। तो आपको मैं बता दूं, हार्ड डिस्क वो डिवाइस है बच्चों, हार्ड डिस्क वो, सोनू सरोज जी नमस्कार आपको। हार्ड डिस्क वो डिवाइस है जो बच्चों मेरे किस में यूज होती है? मैक्सिमम आप जानते हैं टेराबाइट, पेटाबाइट, जोटाबाइट तक की हार्ड डिस्क मेमोरी पर एग्जिस्ट करती हैं या उपलब्ध है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईपीरॉम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ रोम का प्रयोग किया जा सकता है किस लिए? ए, बी, सी और डी बताइए। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? 4 ऑप्शंस दिए हैं, इरेजिंग द कंटेंट्स, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स या डुप्लीकेटिंग रोम। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। आप लोगों का जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स, यानी कंटेंट को हटाकर नए कंटेंट को स्टोर करने में हम लोग जिस मेमोरी को यूज करते हैं वो ईपीरॉम है। तो सारे लोग सही उत्तर जान लीजिए, मे भी हो सकता है थोड़ी मिस्टेक आपसे हो जाए। चौथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने कि मेमोरी यूनिट किस यूनिट का पार्ट है? मेमोरी किसका पार्ट होता है? मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, इनपुट नहीं, कंट्रोल नहीं, आउटपुट नहीं, सीपीयू का हिस्सा होता है, आप सब जानते हैं बच्चों। मेमोरी आपके सीपीयू का पार्ट होता है, यानी डी। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से जो मैंने बताया है वो डी है। सीपीयू इज द कंटेनर ऑफ, किसका कंटेनर है? मेमोरी का, वो भी इंटरनल यानी रैम का। 5वां प्रश्न पे आते हुए बिल्कुल डटे रहिए, जुटे रहिए,
लगे रहिए, आपको देखिए थोड़ी देर में 50 क्वेश्चंस बच्चों पूरे तैयार हो जाएंगे। विच यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन? आपका डेटा किस क्रम में आगे बढ़ेगा, मैनिपुलेट होगा, प्रोसेस होगा, ये किस मेमोरी की जिम्मेदारी है, ये किस पार्ट की जिम्मेदारी है, मेमोरी नहीं, किस यूनिट की जिम्मेदारी है? एएलयू का है नहीं, मिडिल यूनिट होता नहीं बच्चों, कंट्रोल यूनिट। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, कंट्रोल यूनिट वो आपका हिस्सा है जिसका यही काम है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपके अच्छे तैयार हो गए होंगे। छठवें की ओर लेता हूं, परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी। बच्चों कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी आपका ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगाया जाता है। क्यों? ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। ओएस उस पार्ट को जिसको कि जो उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम को जिसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है लोड कर देता है प्राइमरी मेमोरी से कैश पे। तो भैया कैश मेमोरी का प्रदर्शन डिपेंड करता है हिट रेशियो पर। डी आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर बच्चों डी होगा। 6वें प्रश्न का 7वें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ मैं, देखिए कौन सा वो नंबर सिस्टम है जो यूज करता है केवल 0 या 1? बता सकता है आप में से कोई? वो कौन सा नंबर सिस्टम है बच्चों जो सिर्फ 0 या 1 को यूज करता है? डेसिमल 0 to 9 है, ऑक्टल तुम्हारा 0 to 7 है, हेक्सा तुम्हारा 0 से 15 है। नन ऑफ दीज। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए बाइनरी, जो 0 and 1 पर काम करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? डी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज डी। कोई नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं बच्चों। हाँ भाई, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर कस्टमर की लिस्ट को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं? ए टू जेड। किसे बोलते हैं बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ए टू जेड। 2 तरह का होता है, आरोही या अवरोही। ए टू जेड आरोही है, अवरोही क्या है? जेड टू ई, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। अंग्रेजी आपको ज्यादा समझ में आती है। कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें ये होता है? एडिटिंग में होता नहीं, अपडेटिंग में होता नहीं, कैलकुलेटिंग। द करेक्ट आंसर इज सॉर्टिंग। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है बच्चों? 8th का राइट आंसर होगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज बी नंबर। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, फॉरवर्ड कर रहा हूं। हसन नवाज जी जावा की क्लास जनवरी से शुरू कर देंगे, अभी थोड़ा सा वो लेवल का क्लास निपटवा लेने दीजिए। 9th प्रश्न की ओर लेते हूं, ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, कंपाइलर है क्या? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? नहीं, नो। A program which translate from high level language to another. A program which translates, ये भी नहीं है, दूसरा भी गलत है। Which translates from high level language to machine level. क्या आंसर होगा बच्चों? 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें का सी लगाइए। कंपाइलर वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लीजिए, जिसका काम है हाई लेवल से कन्वर्ट कर देना किसमें? मशीन लेवल में। यानी 9वें का सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप आनंद ले रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th नंबर। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइएगा, आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? आपका स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? करेक्ट आंसर ऑफ 10th नंबर क्वेश्चन इज ए।
करेक्ट आंसर बच्चों 10वें क्वेश्चन का क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। 11th नंबर, वो प्रोग्राम जो परमानेंटली रोम में स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? 11वां नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वो प्रोग्राम, देखिए रोम में होता क्या है? रोम में वो प्रोग्राम पड़ता है जिसको कंपनी खुद डालती है। आप एचपी या डेल का लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका प्रोग्राम वही कंपनी लिखती है। तो रोम में जो प्रोग्राम होता है बच्चों, ना वो हार्डवेयर है, ना सॉफ्टवेयर है, ना रोमवेयर है, उसको दुनिया जिस नाम से जानती है उसको फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। मेमोरी किससे बनता है? 12 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये आया हुआ प्रश्न है बच्चों। सेट ऑफ वायर से? जी नहीं। सेट ऑफ सर्किट से? जी नहीं। किससे बनता है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से। मेमोरी का निर्माण बच्चों लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से ही होता है। समझ लो ध्यान से इसको, ये सब रट डालो, एक बार में पढ़ लोगे बेटा, आगे आने वाले में काम आने जा रहा है। अगला प्रश्न, मशीन लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? चलो बताओ भाई, मशीन लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? विच डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, विच नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, विच यूजेज निमोनिक्स, इन विच प्रोग्राम रिटन इज फर्स्ट। गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है बच्चों, जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर समझे, 13वें का ए लगाइएगा, उसी को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ाते हुए अब आपको अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कौन है आपकी अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? देखो, क्लॉक नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं। एबाकस, ये एबाकस कहां बना था? चाइना में। एबाकस के बाद एक डिवाइस आई थी नेपियर बोन्स, इसके बाद आया था पैस्कलाइन, ऐसे ही बढ़ा था। सबसे पहले एबाकस, फिर नेपियर बोन्स, फिर पैस्कलाइन, इसी क्रम में बच्चों चीजें बढ़ी थी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेता हूं। हाँ भाई, द लैंग्वेज, 15वां प्रश्न आपके सामने है। द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है और आप उसको रन कर सकते हैं। भैया ऐसी एकमात्र लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर स्वयं समझता है, जिसको समझाने के लिए किसी ट्रांसलेटर की बच्चों जरूरत नहीं पड़ती। वो लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज, और इसका कोई आंसर बच्चों सही नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव कर रहा हूं मैं, ध्यान देखते चलिए। सीपीयू के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? देखो, सीपीयू 3 कार्य करता है मेनली, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। सीक्वेंस पहला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देख लीजिए चौथा, फेच माने प्राप्त करना, डिकोड माने ट्रांसलेट करना, एग्जीक्यूट माने रन करके आउटपुट देना। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। 16वां नंबर प्रश्न कई बार आया है आपके यहां, कई बार आया है। इस तरह के प्रश्न तो किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं, एपीओ भी आ रहा है उसमें भी आ सकते हैं। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना इसको। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूविंग प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, मूविंग करना प्रोसेस को फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, मेन मेमोरी से डिस्क में। 17वां नंबर प्रश्न है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में डेटा को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है?
स्वैपिंग। यहां देखिए कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। शेड्यूलिंग होता नहीं, कैशिंग होता नहीं, स्पूलिंग होता नहीं, स्वैपिंग यानी सी इज द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। बहुत अच्छे आप लोग उत्तर सही दे रहे हैं बिल्कुल। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी। 18वें पे आने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल रनिंग डॉस ऑन ए पीसी, जब आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं, वो कौन सा कमांड है जो पूरी डिस्क की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है? डुप्लीकेट कॉपी मतलब, डुप्लीकेट कॉपी का मतलब जिसको आप डिट्टो कॉपी करना कहते हैं। तो कॉपी बनाएगा नहीं, चेक डिस्क बनाता नहीं, टाइप बनाता नहीं। बच्चों डिस्क कॉपी नाम से ही क्लियर लग रहा है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 18वें का राइट आंसर है बी। अब आइए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न बच्चों। हां भाई, यदि कोई डेटा, बहुत क्लियर ध्यान लो, बहुत बार आ चुका है, यदि कोई डेटा आते ही प्रोसेस हो जाता है तो मतलब जैसे अराइव्स हुआ इमीडिएट प्रोसेस हो जाए, तो इसे आप क्या बोलेंगे? बैच प्रोसेसिंग में ये होता नहीं, ऑफलाइन में होता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड में होता नहीं, ये होता है तुम्हारा बच्चों रियल टाइम प्रोसेसिंग में, कि डेटा के आते ही वो क्या हो जाता है बच्चों? प्रोसेस हो जाता है, इमीडिएट प्रोसेस हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर आता हूं मैं। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज किया जा सकता है, कहां पे किया जा सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 20वें का क्या होगा? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लैन में यूज हो सकता है, मैन में यूज हो सकता है, वैन में यूज हो सकता है, सभी जगहों पर इसका बच्चों यूज हो सकता है। इसमें किसी तरह का कोई शक मन में मत लीजिएगा। लैन भी सर्वर बेस्ड होता है, वैन भी सर्वर बेस्ड होता है, मैन भी हो सकता है। तो इसका सबसे सही आंसर, जब कैन शब्द है तो ऑल ऑफ दीज लगाइए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 20 प्रश्न आगे आपके आ चुका हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर लेता हूं आपको बच्चों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? बहुत अच्छा और सरल क्वेश्चन माना जाएगा इसको। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? लिस्प आपकी प्रोग्रामिंग है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन शुरुआती दौर की बहुत पॉपुलर है। जावा आपकी आज के डेट की लैंग्वेज है, आप जानते ही हैं। तो बच्चों यूनिक्स तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नॉट ए लैंग्वेज। तो 21वां नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जिसका आंसर ए था। आइए आगे बढ़ता हूं। 22वां नंबर प्रश्न देखो। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए डेटा को अगर आप बचा के रखते हैं भाई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रीडिंग नो, राइटिंग नो, कोडिंग नो, स्टोरिंग कहलाएगा। सेव करके रखना, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। अगला प्रश्न की ओर आता हूं। 22 के बाद बच्चों 23वां नंबर। हाँ भाई, कुछ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा टू अचीव सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स, उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग नहीं भैया, डेटा शेयरिंग नहीं भाई, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भाई, तो बोलोगे क्या? डेटा की प्रोसेसिंग। आप इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, तो तुम्हें बच्चों क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। कोई भी रिजल्ट चाहिए तो तुमको प्रोसेस करना पड़ेगा बच्चों, बहुत क्लियर है। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी, डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले रहा हूं अब आपको। 24 नंबर, एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक टेप्स, क्या होता है?
मैग्नेटिक टेप में डायरेक्ट होता है क्या? नहीं। रैंडम होता है क्या? नहीं। इंडेक्स होता है क्या? नहीं। सीक्वेंशियल होता है बच्चों, पढ़ाया गया है। क्रम से डेटा एक्सेस होगा, यानी अगर आपको 10वें रिकॉर्ड पर जाना है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तभी पहुंचेंगे 10 पर। आप डायरेक्ट 10वें रिकॉर्ड पर बच्चों जंप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25 नंबर क्वेश्चन इज, कौन सी यूनिट कोऑर्डिनेट करती है सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स विद इन सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? कौन सी यूनिट बच्चों कोऑर्डिनेट करती है ऑपरेशंस के कंप्यूटर में? बता सकता है आप में से कोई कि कोऑर्डिनेशन का काम क्या लॉजिक यूनिट का है? जी नहीं। एएलयू का है? जी नहीं। स्टोरेज का है? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल यूनिट का होता है बच्चों। 25वें का राइट आंसर आपका डी होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर लेता हूं। बताइएगा वो प्रोग्राम बच्चों, वो प्रोग्राम जो कि लोड हो जाता है इनटू द मेन मेमोरी व्हेन ए कंप्यूटर इज बूटेड। जब कंप्यूटर बूट करता है तो कौन सा वो प्रोग्राम है जो मेन मेमोरी पर लोड होता है? कौन सा वो प्रोग्राम है? बता सकता है क्या कोई? एक्सटर्नल नहीं होता, यूटिलिटी नहीं होता, लोडर। बच्चों उस कमांड को इंटरनल कमांड्स कहते हैं। उस कमांड को इंटरनल कमांड्स कहा जाता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। 26वें नंबर का ए ऑप्शन सही है। 27वें नंबर प्रश्न की ओर आता हूं मैं अब आपके लिए। कौन सी वो मेमोरी है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेमोरी के, बेसिक एकदम। कौन सी वो फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी है जो लॉस कर देती है डेटा को जैसे ही पावर स्विच ऑफ कर जाती है? यानी पावर ऑन है तो मेमोरी में डेटा है, पावर ऑफ डेटा लॉस। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम, कुछ नहीं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी है बच्चों जो जैसे ही तुम्हारा लाइट गई डेटा लॉस कर जाता है, जिसको रैम भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। अच्छा भाई, ये प्रश्न देखो, वो कौन सा फैक्टर है जो कि डज नॉट अफेक्ट द स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी? हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को इनमें से कौन प्रभावित नहीं करता? ध्यान दीजिएगा। ट्रैक डेंसिटी, हाइट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, रिकॉर्डिंग डेंसिटी या नंबर ऑफ प्लेट? बता सकता है कोई आप में से? 28वां नंबर प्रश्न, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, बाकी सब तो मतलब का है, यही वाला है क्या कि हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, ऊंचाई आपके हार्ड डिस्क ड्राइव की, ये वो कारक है जो प्रभावित नहीं करता। भैया ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न आ गया है। बताओ क्या प्रश्न है साहब? द ओएस दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, जो तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करे जो ओएस, उसे क्या आप बैच कहेंगे, क्विक रिस्पॉन्स कहेंगे, टाइम शेयरिंग कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, आप उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों कहेंगे। मैं उत्तर बताता चल रहा हूं, आप पीछे से बताते चलिए, क्योंकि हमारे जो मैं क्लास चला रहा हूं वो ओबीएस डिवाइस के थ्रू है बच्चों, तो थोड़ा सा 1 मिनट का अंतर है हमारे और आपके बीच स्ट्रीम तक पहुंचने में, लेकिन आपके उत्तर मुझे मिल रहे हैं। अगर आपने सही बताया है तो आपको निश्चित तौर पे बधाई है इस चीज के लिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप मेरी क्लास को देख रहे हैं और उसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। ये लिख के चलिए, इसमें किसी तरह का कोई मन में शक मत पालिएगा। 29वें का सी आंसर लगाता हूं मैं, और बच्चों आगे बढ़ेंगे 30वें पर। इसमें से कौन स्प्रेडशीट पैकेज है, जरा बताओगे? स्प्रेडशीट का मतलब जहां रो हो, जहां कॉलम हो, जहां कैलकुलेशन हो। तो बच्चों क्या कोरल ड्रॉ है स्प्रेडशीट, वर्ड स्टार है स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड है स्प्रेडशीट? नहीं। कौन स्प्रेडशीट है? एमएस एक्सेल, या लिब्रे में बात करूं तो मैं कैल्क और एमएस एक्सेल, ये सब आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में बच्चों रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। इंकजेट प्रिंटर कैसे प्रिंटर होते हैं?
इंकजेट प्रिंटर क्या इंपैक्ट होता है? जी नहीं, यहां कोई हैमर नहीं है, कोई रिबन नहीं है। लेजर प्रिंटर होता है क्या? ऑप्टिकल प्रिंट। ये आप इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। 31वां प्रश्न, पप्पू कुमार जी का प्रश्न है कि क्या मैराथन का पीडीएफ मिलेगा? भाई जी पप्पू कुमार जी, अवश्य मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, तो आपको उससे निश्चित तौर पर बच्चों आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लिंक भी दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, मैं क्लास के बाद आपको तुरंत भिजवाऊंगा विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दिलवाऊंगा बच्चों। 31 का सी आंसर लगा लिया है आपने, 32 नंबर पे आ जाइए। बताओ, रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता किसमें होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दो तरह की रैम होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो वो कौन सी रैम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो सर्टेन टाइम अंतराल के पश्चात मिली सेकेंड या पीको या नैनो सेकेंड, मतलब बहुत कम समय अंतराल में वो अपने कंटेंट को बच्चों रिफ्रेश कर देता है। तो वो आपका क्या एस रैम है, क्या ईपी रोम है, क्या डबल ईपी रोम है? कुछ नहीं है, वो तुम्हारा बच्चों डी रैम होता है, जिसको हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं। तो 32वें नंबर का M2R5 कब से कराएंगे? शिवानी शिवम कुशवाहा जी कह रहे हैं। बिल्कुल शिवम जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मान के चलिए कि 2 ही 3 दिन में M2R5 भी चालू हो जाएगा। M1 से थोड़ा सा मेहनत कर दें, फिर M2 का नंबर है, M2 के बाद M3 का नंबर है, M3 के बाद M4 का नंबर है। चारों पेपर मैं स्वयं करा रहा हूं। आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑल पेपर्स का सॉल्यूशन आई विल गिव माई सेल्फ। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी समस्या के। अगले प्रश्न की ओर बच्चों, हीप डेटा स्ट्रक्चर, ये प्रश्न जबरदस्ती आईटी में डालते हैं, बहुत बार आया है। हीप क्या होता है बच्चों? हीप एक अरेंजमेंट होता है किसका? डेटा का, जो मेमोरी पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसको? हीप को। और हीप में फाइलों को, जी सर प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, लेकिन आफ्टर थ्योरी एग्जाम। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ यहीं मिलेगा, कहीं डोंट गो अवे, कहीं जाने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चिंत रहिए। और कोई भी लाइव आपके सामने बहुत कम करवाता है, सब लोग बैकएंड से काम कर रहे हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि आप बच्चों के साथ जुड़ा जाए, क्योंकि फ्रंट एंड कनेक्टिविटी मेरा ख्याल है बेस्ट होती है। इसी उम्मीद के साथ मेहनत ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन आपके साथ जुड़ाव बना रहना चाहिए, सही है कि नहीं? आप भी सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो बच्चों, हीप फाइल क्या है, उसमें कैसे अरेंज होता है? सीक्वेंशियल में, इंडेक्स में, प्रिंटर रेफरेंस में, किसी में नहीं बच्चों, रैंडम ऑर्डर में इंडेक्स्ड होता है, अरेंज होता है। आइए 33 के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। कौन सा वो कंप्यूटर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया है, जिसका यूज हम वेदर की फोरकास्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान में लगाते हैं। पीसी कर ही नहीं सकता, माई मिनी कर ही नहीं सकता, मेन फ्रेम कर नहीं सकता बच्चों, मात्र एक कंप्यूटर है, सुपर। हाँ भाई, चलो शिवम जी, बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, आपका ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा, अपनी तरफ से ये भरोसा रखिए। तो बच्चों 34वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगेगा? सी होगा आपका, सुपर कंप्यूटर। 35वां नंबर पे आ जाएं, आ जाओ। यूनिवैक पूछ लिया, फर्स्ट जनरेशन क्या है? यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल एरे, यूनिक ऑटोमेटिक या अनवैल्यूड। साहब ये इसका आंसर है, ये तीनों गलत है, बच्चा जानता होगा। यूनिवैक, एडवैक, इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, है ना? ये कुछ कहते हैं ना, नाम है बच्चों, इनको जान लो, इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं।
चलो भाई, इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। 36वां नंबर प्रश्न आपके सामने लेता हूं। सीडी रोम का मतलब क्या है? बहुत आसान है, आप सब जानते होंगे, मुझे भरोसा है आप पर। क्या है बताइए? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली? नहीं। कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली? नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है? कॉम्पैक्टेबल डिस्क? गलत। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या लगता है 36वें का क्या लगना चाहिए बच्चों? 36वें प्रश्न का राइट आंसर डी लगना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सही मेरे भाई, 36वें का भाई डी लगा दो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही है, आप लोग चल रहे हैं, एकदम सही चल रहा है। 37वां नंबर प्रश्न क्या है? वीजीए क्या है? ये डिस्प्ले एडाप्टर। व्हाट इज वीजीए? वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे या अगेन वीडियो ग्राफिक्स एरे? बेटा इसका सीधा है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, और ए और डी, आप चाहे ए लगा दो चाहे डी, दोनों में गलत, दोनों में सही उत्तर दे रखा है। या इसका वीजीए का फुल फॉर्म मैं एक जगह डी पे ज्यादा जाना चाहूंगा, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर है ना कि एरे। ठीक है, तो 37 का डी के बाद 38वें नंबर पे आता हूं। एमएसआई का मतलब क्या होता है? देखिए 3 प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, एलएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। 4 होते हैं, 3 भी नहीं। एलएसआई लो स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल। तो यहां एमएसआई का मतलब क्या होगा? बोलिए। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम, ये तो होना नहीं है। मीडियम स्केल इंटेलिजेंट भी नहीं होना, ये भी नहीं होना। 38वें का ए लगाना बच्चों। द राइट आंसर ऑफ 38 नंबर, द राइट आंसर ऑफ 38 नंबर इज, क्या होगा आपका? क्या होगा बच्चों? ए होगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 39वें पे आ जाओ। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी क्या होता है बच्चों? फ्लॉपी की 3.5 हो चाहे 5.5 हो, वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, आपका भी कहना सही है, वीडियो ग्राफिक्स एरे भी होता है। बिल्कुल दानव बोए जी, थोड़ा सा यहां थोड़ा सा स्लाइटली, एक्चुअली वीजीए जो है आपका ये मॉनिटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे अगले प्रश्न पे रुकने के बजाय बढ़ता हुआ, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? क्या 1.40 MB होता है? क्या जीबी होगा? क्या ये होगा? नहीं, 1.44 MB होगा। क्या होगा बच्चों? 39 का राइट आंसर होगा 1.44 MB। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 40वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं बच्चों। ये बच्चों डिस्प्ले यूनिट को रिप्रेजेंट करने की, डिस्प्ले को डिफाइन करने की एक टर्म है वीजीए, जिसको कहा जाता है। ये डिस्प्ले, जहां ग्राफिक्स आप पढ़ेंगे वहां पर जरूर इसको बताया जाता है। वैन का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? वेब एरिया? जी नहीं। वाइड एरे? नहीं। वायरलेस? नहीं। वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन का बच्चों सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है तुम्हारा इंटरनेट। आप लोग ये बहुत ही भली भांति जानते होंगे। वैन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लार्जेस्ट वैन होता है इंटरनेट, याद रखना इसको। 41वां नंबर प्रश्न बच्चों, 41वां नंबर प्रश्न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MICR होता क्या है? ये तुम्हारा बैंक्स में चेक्स की प्रोसेसिंग में यूज होता है। एक प्रकार का स्कैनर है जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या नन ऑफ दीज। तो इसका फुल फॉर्म होगा
ए नंबर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। 41वें नंबर का राइट आंसर बच्चों पहला लगाइएगा ए, ठीक है। इसके बाद ये चेक्स की प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है बच्चों, EBCDIC 42 नंबर तक आ चुके हैं आप। जैसे स्काई कोडिंग सिस्टम है ना बच्चों, वैसे ही EBCDIC कोडिंग सिस्टम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बिट गलत, एक्सटेंडेड बिट केस गलत, एक्सटेंडेड बाइनरी केस गलत। ए आपका बिल्कुल सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? EBCDIC कोड भी बच्चों कहते हैं। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD? BCD का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? ये भी एक कोडिंग सिस्टम है, बिट कोड होगा नहीं, बाइनरी कोडेड डिजिट होगा नहीं, बिट कोडेड डिजिट होगा नहीं, आपका इसका आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें प्रत्येक नंबर 4 बिट में बच्चों रिप्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। इसमें प्रत्येक नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है BCD में। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। पहला 44वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रमुख कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? क्या ट्रांजिस्टर था? नहीं, ये सेकंड में था। वैक्यूम ट्यूब्स था? जी हाँ, बिल्कुल यही था। ना आईसी था, ना नन ऑफ दीज आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस सेट में, अगर आप देखेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बच्चों फायदा होगा। 44वें नंबर का राइट आंसर है बी। हम कहां से पढ़ाते हैं? सर हम अपने स्टूडियो से पढ़ाते हैं, जो हमारा स्टूडियो प्रयागराज में सलोरी में स्थित है, वहां से मैं बच्चों पढ़ाता हूं। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज यूपी में है। संगम जहां पे है आप जानते होंगे, जहां 3 नदियों का मिलन होता है, वही स्थान प्रयागराज में स्थित है बच्चों। गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम आपने सुना होगा। गंगा का कछार यहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर एग्जिस्ट करता है। कभी महाकुंभ लगने वाला, अगले साल आप सब आए, स्वागत है आपका हमारे शहर प्रयागराज में। घूमिए, आके एंजॉय कीजिए, मेले को देखिए। ऐसा मेला विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। इसके साथ 44वें के बाद अगले प्रश्न पे आता हूं, 45वां नंबर। EPROM स्टैंड्स फॉर, डबल EPROM है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकली इरेज्ड नहीं, गलत है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बच्चों EPROM का मतलब होता है, चलो बहुत अच्छे अभिषेक जी, EPROM का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ता हूं, 46 नंबर। कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा था, कमरों में आता था। आज तो आपके लैपटॉप है, पाम टॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन किस जमाने में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा ए, फर्स्ट जनरेशन, जब वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्स का यूज होता था। अच्छा, GBTI कॉलेज सिस्टम हैकर्स जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो बच्चों 46वें का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 पर आता हूं आपके लिए। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन? बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था? बच्चों फर्स्ट में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आया था आईसी और फोर्थ में आया था आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। तो बहुत क्लियर कट इसका आंसर है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ जनरेशन। आप कहेंगे सर बचवा क्या है, फिफ्थ में क्या आया था बता दो। AI चल रहा है, स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। 48वें नंबर प्रश्न की ओर ले रहा हूं सर आपको। कौन सा आ ही गया, जो प्रश्न हम पीछे बताए थे वो आगे आ ही गया, उपस्थित हो गया कूद के। क्या कह रहा है?
भैया अभी भी विकास के अधीन है। 4th हो चुका है, 6th का कोई चांस नहीं है, 7th अभी कुछ नहीं है। 5th जनरेशन मशीन्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। 48 के बाद बच्चों प्रश्न समाप्त होने को है। 49 नंबर पूछ रहा है कि साहब एआई आज के गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है बच्चों, आप जानते हैं एआई वो टेक्नोलॉजी है, एआई वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम मशीन को और इंटेलिजेंट बनाते हैं और इंटेलिजेंट करते हैं। बताइएगा किस पीढ़ी से जुड़ा है एआई? फर्स्ट से? जी नहीं। सेकंड से? जी नहीं। 6 से भी नहीं भाई। 5th जनरेशन स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। और इसके बाद कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? ध्यान से देखिएगा। इनपुटिंग होता है। बताइए 50वें का आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? तो बच्चों इनपुटिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग वाला काम कंप्यूटर कहां कर पाएगा? अंडरस्टैंडिंग वाला काम तो करता कौन है? अंडरस्टैंडिंग वाला काम इंसान स्वयं करता है। आइए तो देखा जाए कि क्या प्रश्न आज के इस सेट में दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क का ये जो पेपर है आपका आईटी का बच्चों। पहला प्रश्न मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको ताकि आपको ये दिखाई देता हो। क्वेश्चन आपको नजर आना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं मैं कि हैश्ड मैसेज, ये आपके इंक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आपको मालूम है बच्चों आज नेटवर्क में डेटा को सिक्योर मोड में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसी की एक टेक्नोलॉजी है हैश्ड मैसेज। इज साइंड बाय सेंडर, भेजने वाला उसको साइंड करता है। साइंड का मतलब लॉक करता है। किस टेक्निक से? पब्लिक की से, प्राइवेट की से, रिसीवर्स पब्लिक की से, या रिसीवर्स प्राइवेट की होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्राइवेट की, वो की जिसको कि सिर्फ वैलिड रिसीवर ही प्राप्त कर सकता है और कोई भी व्यक्ति नेटवर्क पर उसको प्राप्त बच्चों नहीं कर सकता। आयुष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आईपी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज आईपी मीन? आईपी आज आप जानते हैं कि इंटरनेट पर जितनी भी मशीनें हैं, जो एक्टिव मशीन है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे आपकी मशीन, आप इस समय हमारा ये जो क्लास है ये इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी मशीन पर प्राप्त कर रहे हो बच्चों, तो आपकी मशीन को एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको दुनिया किस नाम से जानती है? आईपी एड्रेस के नाम से जानती है। और इसका फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपको मैं बता दूं ये 2 वर्जन में उपलब्ध है, IPv4 और IPv6। ये 2 डिफरेंट वर्जन्स में पाया जाता है। आशुतोष उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आयुष वर्मा जी ने कहा कि आंसर बी है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और ये जो प्रश्न है बच्चों, ऐसे ही प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आने वाले हैं। तो परीक्षा के प्रश्नों को हम पहले ही आपके सामने अगर प्रस्तुत कर दें तो इससे बेटर और क्या हो सकता है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले रहा हूं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, कौन सा वो वैलिड साइबर इंटरनेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है? इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यूनिक ब्लॉगर और कैलकुलस सिस्टम और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका नाम तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। ये ओ लेवल की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों।
आपके पेपर्स की तैयारी हम करवाना शुरू कर चुके हैं। आज ये मेरा दूसरा दिन है और लगातार निरंतर जब तक तुम्हारी ओ लेवल की परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। विनय तिवारी जी नमस्कार, अंजलि जायसवाल जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्कार आप सभी को बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। जरा देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कौन कौन सी निम्नलिखित आवश्यकता, ऑथेंटिकेशन, आपकी वैलिडिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, ये सब क्या हैं? आपके आंसर्स हैं बच्चों, ये सब क्या हैं? आवश्यकताएं हैं। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो डी होगा बच्चों। ये सारी चीजें जरूरी हैं। These all things are important. Very good. नमस्कार विनय जी, आदित्य दुबे जी, दर्शिका श्रीवास्तव जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रदान करता है? विकास यूपीडीसी, यूडीडीसी जी नमस्कार आपको भी बेटा। डिजिटल सिग्नेचर आज के समय में बच्चों डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी का, ऑथेंटिसिटी का एक प्रमाण होता है। और याद रखिएगा डिजिटल सिग्नेचर इस बात को एश्योर करता है कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो हमने डाउनलोड किया वो वैलिड है। आपका ओ लेवल का प्रमाण पत्र भी जब आएगा ना, आप अपने नाइलिट की साइट से जब बच्चों डाउनलोड करोगे, वो भी डिजिटली साइंड होगा, डिजिटली वेरीफाइड होगा। आप याद रखिएगा। तो क्या सुनिश्चित करता है? ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, इंटीग्रिटी, सबको सुनिश्चित करता है। ये जितनी बातें लिखी है ना, उन सबको ये बच्चों क्या करता है? सुनिश्चित करता है। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सेम ही। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का बेटा अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं इस समय बात कर रहा हूं ओ लेवल के नाइलिट के कोर्स के एग्जाम की। हाँ, ये प्रश्न आपके काम के हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपके मन में। 5वां प्रश्न, टीसीपी का मतलब क्या होता है? आज के डेट में इंटरनेट का एक प्रमुख प्रोटोकॉल है टीसीपी। क्या है बच्चों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहां देखो नाम ही मिल जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कैसा होता है? ये रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड बच्चों ये प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या होता है? आप मैसेज को ब्रोकन करना, यानी तोड़ना छोटे छोटे पैकेट्स में और डिफरेंट रास्तों से उसको पहुंचाना कहां तक? रिसीवर तक। आईपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बच्चों, और टीसीपी क्या करता है? उनको डिफरेंट रास्तों से पहुंचाना, असेंबल करना, डिलीवर करना, एक्नॉलेजमेंट देना, बहुत सारे वो काम हैं जो बच्चों प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? तो हो गया 5वें का करेक्ट आंसर। यहां याद रखना, मैं सिर्फ आंसर्स बताने नहीं आया, आपको टॉपिक क्लियर भी करने आया हूं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, ये क्या होता है? व्हाट इज, ध्यान से देखना बच्चों, व्हाट इज टीएलएस एंड एसएसएल? 6वां प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भैया मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का नाम अभी मैंने नहीं सुना, आइडिया नहीं है बेटा। प्रश्न देखिए प्लीज। वेब गेमर जी, डार्क वेब गेमर, आप जो भी हैं, आपका नाम मुझे नहीं मालूम। व्हाट आर टीएलएस एंड एसएसएल? टीएलएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्रिप्टोग्राफी में यूज होने वाली सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स हैं बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6वें का राइट आंसर होगा तुम्हारा डी। द करेक्ट आंसर ऑफ 6th नंबर क्वेश्चन इज बच्चों डी होगा। अगले प्रश्न की ओर ले रहा हूं अब आपको, ध्यान से देखिएगा।
आइए बच्चों 8वें प्रश्न नंबर पे आते हैं। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी? हाँ, कोई बताएगा क्या? 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखो, ऑप्शंस बहुत जबरदस्त हैं। ये इट इज द इनर नेटवर्किंग, नो। टॉप लेयर, नो। इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, कि किस स्ट्रक्चर के तहत आपके डिवाइसेस नेटवर्क में व्यवस्थित या अरेंज किए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। द 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी होगा। 8वें प्रश्न की ओर आता हूं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंटरनेट लेयर? इंटरनेट लेयर का बच्चों और कोई नाम क्या है? 8वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट लेयर और उस पर चलने वाला जो बच्चों प्रोटोकॉल है वो है आईपी। तो चाहे आप उसको इंटरनेट लेयर कहिए, चाहे आप उसको आईपी कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों। तो 8वें का राइट आंसर होगा आईपी लेयर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से इसको कर लीजिए तैयारी, फायदा जरूर मिलेगा मेरे बच्चों। अगले प्रश्न पे आता हूं, 9वां प्रश्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद है ये क्वेश्चन। कई बार बच्चों ये प्रश्न आया है। 9th नंबर क्वेश्चन, बताइए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स और वॉर्म्स को एक नाम से पुकारोगे कैसे? उसको आप कहिए, उसको आप बोल सकते हैं बच्चों मैलवेयर्स। इन सारे प्रोग्रामों को एक नाम से पुकारने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड मैलवेयर्स। क्या है? मैलवेयर्स, MAW। यानी जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हैं उसको हम लोग मैलवेयर कैटेगरी में डालते हैं मेरे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न, आपका इनक्रिप्टेड डेटा कब सेफेस्ट होता है? बताओ। इनक्रिप्टेड डेटा कब सबसे सुरक्षित? व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड वाया USB स्टिक, व्हेन इट इज ट्रांजिट, व्हेन इट इज बीइंग रिटेन और व्हेन इट इज ABCD। बता सकता आप में से कोई 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, जब उसको लिखा जाता है कोडेड फॉर्म में तब वो सबसे सेफेस्ट होता है बच्चों। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? सी आएगा। 11 नंबर प्रश्न पे आइए। क्या करने के लिए होता है? TCP इज यूज्ड फॉर व्हाट 3 मेन फंक्शंस? कोई बताएगा बच्चों? क्या आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 का, 11th का? कोई बता सकता है TCP का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बच्चों TCP का प्रमुख कार्य होता है D, कनेक्ट टू द वेब, वेब से जोड़ना, वो आपको कनेक्टिविटी IP करता है, इनक्रिप्ट करना डेटा को और ट्रांसमिट कर देना किसको? इंफॉर्मेशन को। बहुत अच्छा प्रश्न था, 11वें का D ऑप्शन लगाया मैंने। अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूं। 12वां नंबर प्रश्न पे आएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 को देखो। सिक्योर कुकीज हैव विच फीचर? सिक्योर कुकीज की क्या खासियत होती है? प्रश्न नंबर 12, पहले तो ये बताइए कुकी क्या है, ये पता है?
कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स जिसको कि सर्वर भेजता है ब्राउजर को और ब्राउजर उसको सेव करके रखता है। कुकीज सर्वर क्यों देता है? जब आप किसी ब्राउजर के द्वारा सर्वर पे पहली बार लॉगिन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन कि सिक्योर कुकीज आर पास्ड अलोंग विथ इनक्रिप्टेड प्रोग्राम्स। 12वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13वें नंबर पे आता हूं, पोर्ट नंबर्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ? देखिए पोर्ट क्या होते हैं, आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स जिसकी मदद से आप एक्सटर्नल डिवाइसेस से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो हाउ पोर्ट्स नंबर आर कैटेगराइज्ड? सी ऑप्शन लगाइएगा, वेल नोन, रजिस्टर्ड एंड स्टैटिक ऑब्लिक डायनेमिक। तो 13वें का सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 पे आता हूं, अटैकर के लिए सबसे टॉप मेथड क्या है अटैक करने का? हमलावर निशाना बनाता है आपके डेटा पर, सबसे प्रमुख विधि क्या है? हैकिंग वाया द इंटरनेट, बफर ओवरफ्लो, एसक्यूएल इंजेक्शन या सोशल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजिकल? भैया अटैकर सबसे बेहतर तरीका इंटरनेट के द्वारा आपको निशाना बनाता है। आज इसीलिए इंटरनेट सबसे खतरनाक चीज है। चलो आदित्य जी बाय बाय। बात समझ रहे ना मेरी आप? बहुत खतरनाक है आज की डेट में। अटैकर सबसे ज्यादा हमको आसानी से पकड़ रहे हैं वाया इंटरनेट। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है? A SQL injection is often used to attack what? 15वां प्रश्न, SQL इंजेक्शन। पहले तो ये इंजेक्शन क्या है? ये एक ऐसा कोड होता है जो बच्चों वर्किंग को प्रभावित करता है। SQL इंजेक्शन क्या करता है? ये डेटाबेस को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, SQL इंजेक्शन आपके डेटाबेस को बच्चों प्रभावित करता है। तो डेटाबेस प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है क्या है, सर्वर की वर्किंग खराब हो जाएगी। 16वां नंबर प्रश्न क्या है? व्हाट इज द 16th नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेसेसरी? ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज नेसेसरी फॉर ए क्रॉस साइट स्क्रिप्ट अटैक विथ कुकीज टू बी थ्रेट? क्रॉस साइट स्क्रिप्ट हमले के लिए क्या आवश्यकता है? कैप्चा की, वर्चुअल मशीन की, फायरवॉल्स की या प्रॉक्सीज की? 16वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्रॉस साइट स्क्रिप्ट कैप्चास की मदद से होते हैं। याद रखिएगा, 16वां का ए लगेगा। 17वां नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ऑथराइजेशन की? कौन सी बच्चों वैलिड ऑथराइजेशन की आपकी होती है? पब्लिक, असिमेट्रिक या सिमेट्रिक? 17 नंबर प्रश्न का, जिसको पब्लिक ऑथराइजेशन की कहा गया है, वो आपकी क्या है? एक कह सकते हो कि वैध प्राधिकरण बच्चों, यानी वैलिड ऑथराइजेशन की आपकी बच्चों होती है। 17th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही था। 18वें नंबर पे आइए। वैलिड डिजिटल सिग्नेचर की क्या है बच्चों? वैलिड डिजिटल सिग्नेचर की क्या होती है? 18वां नंबर प्रश्न। वैलिड डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो तुम्हारा प्राइवेट सिग्नेचर की होता है, जो सिर्फ
उसके पास जानकारी होती है, जो उसका पर्टिकुलर वैलिड रिसीवर होता है। किसी अन्य यूजर के पास इसकी बच्चों और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। अब आइए इसके बाद 19वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कौन सा फायरवॉल वैलिड टाइप का बच्चों नहीं है? विच फायरवॉल इज नॉट ऑफ द वैलिड टाइप? बताइएगा। 19वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेवल गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर गेटवे या पैकेट फिल्टर गेटवे? बच्चों यहां पर आपको मैं बता दूं, सर्किट लेवल कोई फायरवॉल नहीं होता, प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है या एप्लीकेशन फायरवॉल होता है। सर्किट लेवल गेटवेज जैसी कोई जानकारी नहीं है, तो 19वें का बी ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सा मेथड HTTP का इनसिक्योर होता है? M2R5 का वीडियो कल से आने लगेगा। सजरीन खातून जी बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल मिलूंगा तो पहले वेब डिजाइनिंग IT दोनों का आपको बच्चों पढ़ाई होगी, निश्चिंत रहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बताइए कौन सा मेथड इनसिक्योर है बच्चों? विच वन इज द इनसिक्योर मेथड? बता सकते हैं आप लोग? 20वें प्रश्न का देखिए, वैलिड मेथड होते हैं पोस्ट और गेट, लेकिन यहां इनसिक्योर की बात आएगी तो ऑप्शन सी लगाइएगा। आपका ट्रेस मेथड क्या है? आपका इनसिक्योर बच्चों माना जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बताओ 21वां नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो कि कौन से वो तरीके हैं जिससे वायरस फैलता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वो कौन से बच्चों प्रमुख वेज हैं जिनकी मदद से वायरस तुम्हारा स्प्रेड करता है? फ्लॉपी से, ईमेल से, नेटवर्क कनेक्शन से या सभी से? तो बच्चों यहां सभी ऑप्शन लगा दीजिए। वायरस आपका किसी से भी फैल सकता है, इन सब में। 21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए 22वें नंबर प्रश्न की ओर। अब आपको 22वां नंबर दिखाते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा स्पैम मेल की कैटेगरी में आता है? स्पैम क्या होता है आपको पता ही होगा, वो मेल जो अनवांटेड होती है, जो बिना मतलब के आपके इनबॉक्स को भर देती है। वो ईमेल्स कंपनीज के द्वारा आती है, सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा आती है, विभिन्न तरह की चीजों से आपके पास आ सकती है। आपने सोशल मीडिया में कुछ सर्च किया है तो वहां से आ सकती है। स्पैम का कोई ठिकाना नहीं कि कहां से आ सकती है। कौन सी मेल स्पैम मेल की कैटेगरी में आती है? फिशिंग, ABCD बताओ। 22वां नंबर। तो बच्चों सारी की सारी, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो स्पूफिंग हो, चाहे वो चेन मेल्स हो, यानी एक के बाद एक आने वाली। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या लगाइएगा? 22वें प्रश्न का बच्चों राइट आंसर आपको डी देना है। इसके बाद आइए 23वां नंबर प्रश्न पे आइए। इनमें से कौन प्रिवेंटिव एंटीवायरस मेजर होता है? प्रिवेंटिव एंटीवायरस का क्या मतलब है कि आप वायरस से कैसे बचें? डू नॉट ओपन अटैचमेंट, बिल्कुल डिलीट चेन और जंक मेल्स, बैकअप योर फाइल, सारे के सारे ये जो मेथड्स हैं ये आपको बच्चों वायरस से बचाने का काम करते हैं, वायरस से सुरक्षित करने का काम करते हैं। 23वां नंबर प्रश्न के बाद 24वें पे आइए। How many keys are required if two party communicate using asymmetric cryptography? 2 होती हैं, 2 कीज की जरूरत पड़ती है बच्चों। एक पब्लिक की और दूसरा कौन सा? प्राइवेट की। दोनों मिलाकर आपका असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन होता है, जबकि बच्चों सिमेट्रिक की में एक ही ताले की चाबी यानी एक ही की से मैसेज कोडेड होता है और उसी की से बच्चों डिकोड भी होता है। तो 24 का बी ऑप्शन होगा। और अगर 25वें पे आ जाएं,
फिशिंग क्या है? व्हाट इज फिशिंग? कई बार ये प्रश्न आया है मेरे बच्चों। आपसे धोखाधड़ी से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना? चुरा लेना। फ्रॉडलेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फ्रॉड के द्वारा अगर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? चुरा लिया जाता है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? फिशिंग के नाम से जानते हैं। IMAP का पूरा नाम क्या होता है, कोई बताएगा? इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन, इंट्रानेट मैसेजिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंट्रानेट। तो बच्चों ये डी ऑप्शन होगा, IMAP 4। और IMAP का सबसे पॉपुलर जो वर्जन है ना, IMAP का जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है 4। ये किस लिए यूज होता है? मोबाइल्स के द्वारा, टैबलेट्स के द्वारा अगर हम अपनी ईमेल को एक्सेस करते हैं ना, याद रखिएगा ईमेल को प्राप्त करने के दो प्रोटोकॉल हैं, एक POP3 है, एक IMAP 4 है। POP3 के द्वारा हम लोग जो मेल एक्सेस करते हैं वो पीसी या लैपटॉप से करते हैं, जबकि IMAP के द्वारा हम लोग जो मेल एक्सेस करते हैं ना मेरे बच्चों, वो आपका या तो वो आपका स्मार्टफोन होता है या तो वो आपका टैब्स होता है। मतलब मोबाइल डिवाइसेस से अगर आपको मेल एक्सेस करनी है तो IMAP 4 है। अगला आइए, बताइएगा इनमें से कौन सी ईमेल सिक्योरिटी में थ्रेट्स हैं? वायरस, स्पैम, ट्रोजन सभी तो है भाई। 27वें का डी, 27th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलता हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। मैलवेयर शॉर्ट है किसका? कोई आप में से बताएगा 28वें नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा? मैलवेयर्स किसका शॉर्टकट है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। किसका शॉर्टकट होगा? 28वें का ए लगाइएगा। आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई नीड नहीं है बच्चों। 28वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए। 29वां नंबर क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा वेल नोन एंटीवायरस है? आवास्ट है, ABG है, बताइए। 29 मैकेफी है। तो बच्चों मैकेफी आपका बहुत पॉपुलर एंटीवायरस है। वैसे तो आवास्ट भी है, बट इन्होंने एक कोई पूछा है तो मैंने मैकेफी पे गया मैं। पॉपुलर एंटीवायरस है बच्चों। 30वां प्रश्न पे आते हैं। मैलवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर सभी मैलवेयर्स के ही प्रकार हैं बच्चों। सभी आपके मैलवेयर्स के एग्जाम्पल हैं। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर होगा तुम्हारा डी। 31वें पे आता हूं। What could be a good indicator of a spam mail? स्पैम मेल का अच्छा संकेतक क्या हो सकता है? 31 नंबर के प्रश्न का आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा? Something that sounds too good to be true. An email contains plenty of grammar mistakes. An email sent to bunch of random people. या सभी चीजें स्पैम में सब आ सकता है जो गड़बड़ियां हैं। bunch of people, grammatical mistakes है, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? स्पैम के। 32 क्या सिम्टम है कि आपके ऊपर फिशिंग अटैक हुआ है? सिम्टम क्या होता है बच्चों? विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल आपके ऊपर की फिशिंग है? द वेबसाइट दैट इज हैक, द पर्सन हु हैड आइडेंटिटी स्टोलन, द बैंक ऑफ द विक्टिम। ऑल ऑफ दिस सभी इसके क्या हैं कि आपके ऊपर सिक्योरिटी अटैक हुआ है। 32वें का डी लगाइएगा।
वायरस आपके कंप्यूटर से दूसरे में कैसे फैल सकता है? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक वायरस आपके कंप्यूटर से दूसरे में जाता कैसे है? शेयरिंग एन इन्फेक्टेड फाइल, पिंगिंग अनदर कंप्यूटर बीइंग सेम। 33वें का ए, जब आप अपने कंप्यूटर की इन्फेक्टेड फाइल को दूसरों तक शेयर करोगे बच्चों, जान लो ये फैलने का चांस है। किसके फैलने का? वायरस के फैलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। आइए आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिए 34वां नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको कल भी बताया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो यूनिट जिसका काम क्या है बच्चों? जिसका काम, थैंक यू प्रीतेश जी, जिसका काम अंक गणितीय कार्यों को करना है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द एग्जांपल ऑफ एएलयू। 35 नंबर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड स्टोरेज टाइप? कीबोर्ड होगा नहीं, ट्रैक बॉल होगा नहीं, सीपीयू होगा नहीं, पेन ड्राइव ही होगा। आपके इसमें इन चारों में स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? पीडी, जिसको फ्लैश मेमोरी भी दुनिया जानती है। अगले प्रश्न पे आइए। हाँ बच्चों, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। कोडेड इंस्ट्रक्शन जो कि किसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनकी लिस्ट को, उनके सीक्वेंस को कहते क्या हैं? उनको हम लोग यूटिलिटी नहीं कहेंगे, एल्गोरिथम नहीं कहेंगे, फ्लो चार्ट नहीं कहेंगे। वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही हो जाता है बच्चों। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वेरी गुड। 37 नंबर पे आते हुए, सोर्स कोड जो कि अवेलेबल है, देख सको, मॉडिफाई कर सको, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सको। किस तरह का सोर्स कोड को आप ऐसा बोलते हैं? आपने बहुत सुना होगा कि वो सोर्स कोड जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बच्चों, दुनिया उसको ओपन सोर्स कोड। आज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, नोटपैड प्लस प्लस, पाइथन, है ना, ये सब किस तरह के एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सोर्स के। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 38वें नंबर प्रश्न पे आता है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आप बच्चों जानते हो, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, टच पैड और प्रिंटर। टच पैड भी है, प्रिंटर तुम्हारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या लगाइएगा? सी। प्रिंटर इज बेसिकली आउटपुट डिवाइस, है ना? आप भी इस बात से सहमत होंगे बच्चों। प्रिंटर तुम्हारा क्या है? इट इज आउटपुट डिवाइस। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 39वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताओ वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाने में यूज किया जाता है? 39वां, जॉयस्टिक, टास्क मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर या डिवाइस ड्राइवर? बच्चों डिवाइस ड्राइवर वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी मशीन को रन करने के लिए, चलाने के लिए उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 39 के बाद चलिए आगे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के। 40वां नंबर प्रश्न आपके सामने ले रहा हूं। इसमें से कौन तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आप में से कोई बता सकता है बच्चों? वो सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं उसको दुनिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहती है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम या डीबगर? पावर पॉइंट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका काम बच्चों स्लाइड का निर्माण करना, प्रेजेंटेशन का निर्माण करना होता है। बाकी सब इसमें क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें से कौन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? वर्ड एप्लीकेशन है, टैली एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एप्लीकेशन है। लिनक्स तुम्हारा क्या है?
बच्चों लिनक्स तुम्हारा, बिल्कुल बाबर चौधरी जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिनक्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हो गया होगा। 42 नंबर, इनमें से कौन सी इनवैलिड टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सही है, रोम सही है, ईपी रोम भी सही है, ये जो PRAM है ना ये गलत है, यही आंसर है। प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ओनली गलत, ऐसी कोई मेमोरी पाई ही नहीं जाती बच्चों। तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 42वें का करेक्ट आंसर सी होगा। 43 नंबर, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? बताओ। इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है, स्टेपर मोटर। 43 जी बाबर चौधरी जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपने सही उत्तर दिया बेटा, मैंने नाम लिया आपका। जी हाँ बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। कोई कमेंट करता है तो निश्चित पढ़ेंगे बेटा, इसमें कोई शक मत कीजिएगा। तो स्टेपर मोटर तुम्हारा भैया कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, ये तय है। ध्यान से देखते जाइए, ये एक प्रकार की डिवाइस है। स्टेपर मोटर डीसी मोटर होता है। इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? वीडियो है, स्कैनर तुम्हारी इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर क्या है? बिल्कुल बच्चों, स्कैनर तुम्हारी इनपुट डिवाइस है। 44वें का सी। जॉयस्टिक क्यों यूज होता है बताओ? जॉयस्टिक यूज होता है गेमिंग्स में, वीडियो गेम्स वगैरह आप खेलते हैं ना। बताइए सब लोग, क्या आप वीडियो गेम्स खेलते हैं कि नहीं खेलते? बिल्कुल खेलते होंगे। उसमें जिस कंपोनेंट के द्वारा, जॉयस्टिक क्या है? एक स्टिक, नीचे लीवर, चारों दिशाओं में घुमाओ और आप ग्राफिकल कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 45वें का ए लगाइए। 46वां क्या है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, गलत, ये भी नहीं। रैम प्लस रोम नहीं, ALU प्लस CU। सीपीयू कॉम्बिनेशन होता है किसका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिल्कुल बाबर जी आप सही बोल रहे हैं, प्लस कंट्रोल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बच्चों बनता है। आते हुए आखिरी पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। 47वां नंबर, कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? विच इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी? तो बच्चों आप जानते हैं बाकी सब रोम, ईपी रोम एक्सेट्रा ये सब वोलाटाइल में आती हैं। रैम तुम्हारी जो है वो नॉन वोलाटाइल है। सॉरी गलत कह गया मैं, ये वोलाटाइल में आती है। तो ये रोम तुम्हारी क्या है? नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि कंटेंट तब तक ये बचा कर रखता है जब तक पावर सप्लाई, कंटेंट ये पावर सप्लाई से फर्क ही नहीं पड़ता, ये ऑलवेज अपने कंटेंट को सुरक्षित रखता है। ऐसी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। 47वें का सी लगा सकते हैं आप। 48वें पे आइए। वैलिड मेजरमेंट मेमोरी यूनिट कौन सी है? जीबी होता है, गीगाबाइट आप जानते हो, केबी होता है, किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, तो सभी होगा बच्चों। 48वें का डी ऑप्शन लगाइएगा। हाँ सजीना जी आप भी कह रही हैं, मैं देख रहा हूं सबका बेटा। 49वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन ओएस नहीं है? एंड्रॉइड, मैक, लाइनेक्स, एंड्रॉइड सब तो ओएस हैं। सैमसंग ओएस नहीं है, ये कंपनी है। बाबर जी एक्चुअली हमारे और आपके स्पीड में स्ट्रीमिंग की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी क्लास 1 मिनट आगे से चलती है और आपका आंसर 1 मिनट पीछे से आता है, क्योंकि थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू हो जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप आंसर्स बताते चलिए, मैं अपनी तरफ से बताता चल रहा हूं। अल्टीमेटली आपकी तैयारी होने से मतलब है और वो होके रहेगी। 50वां, टैली क्या है?
किस तरह का सॉफ्टवेयर है? क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम? जी नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन की सीरीज यहां समाप्त होती है।